नमस्कार। हमारी प्लेट में जो खाना है ना, वो बस खाना नहीं है, वो तो एक बहुत लंबी कहानी का आखिरी हिस्सा है। तो आज हम उसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी है खेती की, यानी एग्रीकल्चर की। ये एक ऐसी कला है, एक ऐसा विज्ञान है जो हम सबको, पूरी इंसानियत को जिंदा रखे हुए है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि खेत में उगने वाले एक नन्हे से दाने से लेकर हमारी थाली तक का ये सफर कितना लंबा और कितना उलझा हुआ हो सकता है? असल में ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, एक पूरा चक्र है, जिसे आज हम जरा करीब से देखने वाले हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है गांव से। एक किसान बच्चों को बता रहा है कि वो जो गेहूं बो रहा है, वही गेहूं बड़ा होकर बाजार पहुंचेगा, फिर चक्की में पिसकर आटा बनेगा, और फिर शायद किसी फैक्ट्री में जाकर वही ब्रेड या बिस्किट बन जाएगा जो हम सब नाश्ते में खाते हैं। सोचिए, एक बीज से लेकर हमारी भूख मिटने तक का कितना सीधा और गहरा कनेक्शन है। अच्छा, इसी सफर को अगर हम इकोनॉमिक्स की नज़र से देखें तो इसके 3 बड़े पड़ाव हैं। सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब सीधा जमीन से कुछ उगाना, जैसे गेहूं की खेती करना। दूसरा पड़ाव है सेकेंडरी एक्टिविटी, जहां उस गेहूं का रूप बदला जाता है, उसे प्रोसेस करके आटा और फिर ब्रेड बनाया जाता है। और तीसरा यानी कि फाइनल पड़ाव है टर्शरी एक्टिविटी, जिसमें आती हैं सर्विसेज, जैसे उस तैयार ब्रेड को दुकानों तक पहुंचाना और बेचना। हर एक स्टेप पर उस चीज की वैल्यू और अहमियत दोनों बढ़ती जाती है। तो चलिए अब सीधा उस जगह पर चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू होता है, यानी खेत। किसी भी खेत को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक सिस्टम की तरह, एक इंजन की तरह समझना सबसे आसान है। एक ऐसा इंजन जो हमारे पूरे फूड सप्लाई चेन को चलाता है। आइए इस इंजन के हर एक पुर्जे को समझते हैं। तो सबसे पहले ये एग्रीकल्चर है क्या? देखिए, ये मिट्टी को तैयार करने, फसल उगाने और साथ ही पशुपालन करने का साइंस भी है और आर्ट भी। और मजे की बात ये है कि ये शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर जिसका मतलब है मिट्टी और कल्चर जिसका मतलब है खेती। तो एक तरह से एग्रीकल्चर का मतलब हुआ मिट्टी की संस्कृति, और इसी से तो हमारी संस्कृति बनी है। अब इस फार्म वाले सिस्टम को चलाने के लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है। ये 2 तरह के होते हैं। एक वो जो इंसान की तरफ से आते हैं, जैसे बीज, खाद, मशीनें और सबसे जरूरी मेहनत। और दूसरे वो जो हमें कुदरत से मिलते हैं, जैसे धूप, बारिश, तापमान और खुद मिट्टी की अपनी ताकत। इन दोनों का सही तालमेल ही एक अच्छी फसल का राज है। इनपुट्स के बाद शुरू होता है असली काम, यानी प्रोसेस। खेत की जुताई करना, बीज बोना, सही समय पर सिंचाई करना, फालतू की घास फूस निकालना, और फिर महीनों की मेहनत और इंतजार के बाद फसल काटना। ये हर किसान की रोज की तपस्या है। और इस सारी मेहनत और प्रोसेस का जो नतीजा निकलता है, वो होता है आउटपुट, यानी वो चीजें जो हमारे काम आती हैं। अनाज, फल, सब्जियों से लेकर ऊन, दूध, अंडे, ये सब कुछ उसी एक सिस्टम का नतीजा है जो एक खेत से शुरू होता है और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या दुनिया का हर किसान एक ही मकसद से खेती करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से खेती की दुनिया 2 बड़े हिस्सों में बंट जाती है। एक वो जो सिर्फ जीने के लिए खेती करते हैं, और दूसरे वो जो बेचने के लिए खेती करते हैं। चलिए इन 2 अलग-अलग दुनियाओं को जरा समझते हैं। एक तरफ है सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी निर्वाह कृषि। इसका एक ही मकसद होता है, किसान के अपने परिवार का पेट भरना। यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है और घर के लोग ही मिलकर मेहनत करते हैं। ये खेती से ज्यादा जीने का एक तरीका है। वहीं दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, जिसका मकसद ही है बाजार में फसल बेचकर पैसा कमाना। ये एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारा पैसा और बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ इंसान और जानवर की ताकत से खेत को सींचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक अकेली मशीन है जो सैकड़ों एकड़ खेत को कुछ ही घंटों में निपटा रही है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं है, ये सोच का, स्केल का और मकसद का जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब थोड़ा और ऊपर से देखते हैं, एक ग्लोबल नजरिए से। हर फसल हर जगह क्यों नहीं उग सकती? असल में किसी भी किसान के लिए उसकी जमीन की किस्मत वहां के मौसम और भूगोल से तय होती है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो ये साफ दिखता है कि खेती के लायक जमीन हर जगह नहीं है। ये कुछ खास इलाकों में ही सिमटी हुई है जहां जमीन, मिट्टी और मौसम का एकदम सही मेल हो। और यही वजह है कि दुनिया के कुछ ही देश
अन्न के भंडार कहलाते हैं। जैसे कपास का उदाहरण ले लीजिए, इसकी अपनी डिमांड है, इसे तेज गर्मी चाहिए, हल्की बारिश चाहिए और सबसे ज़रूरी 200 से ज़्यादा ऐसे दिन चाहिए जब पाला ना पड़े। अब ये शर्तें जहाँ पूरी होती हैं, बस वहीं कपास उग सकता है। और कॉफ़ी का क्या, जो हमारी सुबह को जगाती है? उसे गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए, साथ में ऐसी दोमट मिट्टी जिसमें पानी बिल्कुल न रुके। और इसीलिए तो दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी अक्सर पहाड़ी ढलानों पर ही उगाई जाती है, जहाँ ये सारी शर्तें पूरी होती हैं। इसी तरह जूट है, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। उसकी अपनी शर्तें हैं, जलोढ़ मिट्टी, बहुत ज्यादा गर्मी, भारी बारिश और उमस वाला मौसम। इन्हीं खास जरूरतों की वजह से कुछ इलाकों की तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही इन फसलों पर टिकी होती है। तो इस पूरी ग्लोबल तस्वीर को ज़मीनी हकीकत में समझने के लिए आइए दो किसानों की कहानी सुनते हैं। ये सिर्फ दो किसानों की कहानी नहीं, बल्कि खेती की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी है, एक भारत की और एक अमेरिका की। मिलिए मुन्ना लाल से। ये उत्तर प्रदेश के एक गांव में खेती करते हैं। इनके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर जमीन है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी दुनिया की सीमा है। इसी छोटे से जमीन के टुकड़े पर उनके पूरे परिवार का आज और कल सब निर्भर करता है। अब चलते हैं अमेरिका। वहाँ एक औसत किसान, मान लीजिए उनका नाम जो हॉरन है, वो लगभग 250 हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हैं। ये मुन्ना लाल के खेत से 160 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ खेती परिवार के गुजारे का जरिया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है। इन दोनों की जिंदगी और काम करने का तरीका भी एकदम अलग है। एक तरफ मुन्ना लाल हैं, जो गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते हैं और किराए पर ट्रैक्टर चलाते हैं। उनका लक्ष्य बस इतना है कि साल भर परिवार का पेट भर जाए। वहीं दूसरी तरफ जो हॉरन है, जो सैटेलाइट से जुड़े कंप्यूटर से पता लगाते हैं कि खेत के किस कोने में कितनी खाद डालनी है। उनकी फसल दुनिया भर के बाजार के लिए उगती है। अमेरिका में इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें आम बात हैं। ये मशीनें एक अकेले किसान को इतनी ताकत देती हैं कि वो काम कर सकता है जो पहले शायद 100 लोग मिलकर करते थे। ये प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाता है, लेकिन ये खेती को इतना महंगा भी बना देता है कि छोटे किसानों के लिए टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ मुन्ना लाल की दुनिया है, दूसरी तरफ जो हॉरन की। हमारी दुनिया बदल रही है, आबादी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है। तो ऐसे में हम भविष्य का पेट कैसे भरेंगे? क्या इसका जवाब मुन्ना लाल की खेती को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में है, या जो हॉरन की खेती को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में? या शायद जवाब इन दोनों दुनियाओं के बीच का कोई नया रास्ता खोजने में छिपा है।